नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव और मैं हूं श्वेता। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और दिखाएंगे आपको देश और दुनिया के अलग अलग राज्य की अलग अलग शहरों में आखिर हो क्या रहा है, कौन सी आज के दिन भर की बड़ी खबरें हैं, पूरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। हम यही कहते हैं आपको कि 1 घंटे के लिए हमारे साथ बने रहिए। थोड़ा सा जरूर अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखें और एक्सरसाइज करते करते ये तमाम खबरें देखें, क्योंकि हम वही खबरें लेकर आते हैं जो आपके लिए जाना बेहद ही जरूरी है। तो अगले 1 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ। दीपिका, सुबह सुबह लड़ाई झगड़े की बात सुनकर ना बड़ा मूड खराब होता है। बहुत ज्यादा मूड ऑफ होता है और सुबह सुबह हर कोई यही चाहता है कि कुछ अच्छा सुनने मिल जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के हापुड़ से जो आई ये खबर वो बहुत हैरान करने वाली है। वाकई में बवाल की तस्वीर सामने आई है। एक समुदाय ने किस तरीके से जमकर पथराव किया है, कई लोग घायल हुए, हालात अभी भी वहां पर तनावपूर्ण बने हुए। हालांकि पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई लोग पकड़े भी गए, लेकिन वजह क्या थी और क्यों ये बवाल हुआ, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी के हापुड़ में पथराव की घटना सामने आई है। 2 गुटों के बीच हुए पथराव के चलते 3 महिलाओं समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। शकरकोई ब्रह्मनान इलाके में लोग घर की छतों से पथराव करते नजर आए। पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें भीड़ लाठी डंडे और पत्थर लिए आगे बढ़ती नजर आ रही है। अब इस तस्वीर को देखिए, एक गली से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। जवाब में दूसरी तरफ से भी लोग पथराव कर रहे हैं। कितने लोग थे पथराव करने वाले? बहुत सारे लोग थे, उन्होंने मारना हमें। तो घर में घुस के पथराव करा? इधर पथराव करके गए वो सारा हमारे ऊपर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक और तस्वीर देखिए, काले रंग की टी-शर्ट पहने शख्स ईंट फेंकता नजर आ रहा है। इस शख्स के पीछे से एक और युवक पथराव करता नजर आ रहा है। मोहल्ले में जमकर बवाल हुआ। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर घरों की तरफ भेजा। चौकीगढ़ गेट के मोहल्ला ब्रह्मनान में 2 पक्षों के बीच में एक रात पहले कुछ विवाद हुआ था। उसी विवाद में आज उन दोनों पक्षों के बीच में कुछ तनातनी हुई और एक पक्ष की तरफ से इसमें पत्थर चलाने की कार्रवाई की गई है। पत्थर मारे गए हैं दूसरे पक्ष की तरफ। हालात तनावपूर्ण होने की वजह से पूरे इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। महिलाओं पर हमला करने के मामले को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुलिस ने पथराव के मामले में करीब 12 लोगों को हिरासत में लिया है। जो पक्ष जिसने पत्थर चलाए हैं उनकी सभी सीसीटीवी फुटेजेस और एविडेंसेस को लिए जा रहे हैं और इसमें पुलिस द्वारा कठोरतम धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अभी कुछ लोग को ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है और अरेस्टिंग के लिए दबिशें अभी लगातार चल रही हैं। देखिए, चोर की पिटाई होते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन चोर की एक शख्स जब उसको चोरी को रोकने गया, उस शख्स की पिटाई हो जाए तो आप क्या कहेंगे? आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। कुछ ऐसा ही मामला हैदराबाद से सामने आया है। जी हाँ, यहाँ पर एक बिजली विभाग के कर्मचारी की दरअसल जमकर पिटाई कर दी। क्यों उसकी पिटाई की, उसका कसूर क्या था, पूरा मामला समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। एक शख्स पिट रहा है और कई लोग उसे पीट रहे हैं। सवाल है कि आखिर कौन है ये आदमी जिसे सब लोग मिलकर पीट रहे हैं? जो नहीं पीट रहे हैं वो तमाशबीन क्यों बने हैं? कोई इस मार खाने वाले शख्स को बचाता क्यों नहीं? क्या है ये पूरा माजरा? दरअसल सीसीटीवी का ये फुटेज हैदराबाद का है और तस्वीर में जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो बिजली कर्मचारी है और उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो अपना काम ईमानदारी से करने पहुंचा। बिल्कुल ठीक सुना आपने, ये बिजली कर्मचारी इस इलाके में बिजली चोरी की जांच करने पहुंचा तो उसे लोगों ने न सिर्फ घेर लिया बल्कि जमकर पीटा भी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दीवार के पास एक आदमी खड़ा है और उससे कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। तभी एक आदमी आता है और बिना कुछ कहे और सुने हमला बोल देता है। उसे पीटता देख वहां मौजूद दूसरे लोग भी अपना हाथ साफ करने लगते हैं और बाकी तमाशा देखने लगते हैं।
ये वीडियो हैदराबाद के महबूब कॉलोनी का है। बताया जा रहा है कि हमला करने वाला शख्स AIMIM का स्थानीय कार्यकर्ता है जिसका नाम आजम है। पुलिस के मुताबिक उन्हें इस वारदात की सूचना तो मिली है, लेकिन किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। फिर भी CCTV फुटेज के आधार पर मामले की छानबीन की जा रही है। और चलिए अब आपको जालंधर की खबर दिखाते हैं, जहां इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर जो है सामने आई है। यहाँ एक नाबालिग तड़पता रहा और लोग उसका तमाशा देखते हुए। आखिर इस नाबालिग के साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों उसका शरीर झुलस गया और इसके बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, पूरी डिटेल आपको इस रिपोर्ट में। पंजाब के जालंधर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां शराब के नशे में चूर 2 लोगों ने बर्गर नहीं देने पर एक नाबालिग पर खौलता हुआ तेल फेंक दिया, जिसके चलते नाबालिग बुरी तरह झुलस गया। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि शरीर पर गर्म तेल पड़ने से नाबालिग बुरी तरह तड़प रहा था, लेकिन पास खड़े लोग तमाशा देखते रहे। किसी ने घायल को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश नहीं की। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कि ਜਿਹੜਾ ਬੱਲੂ ਟੀਟੂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਜੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ CP ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੀਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਲ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ CP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज से है, जहां पर एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल एक महिला बेहोश होकर रेल ट्रैक पर गिर गई और उसके ऊपर से, उस महिला के ऊपर से ट्रेन गुजर गई। तस्वीरें जिसने भी देखी यकीन मानिए वो हैरान रह गया। ट्रेन गुजरने के बाद क्या महिला की जान बच पाई, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं पूरी डिटेल। सांस थामकर इस वीडियो को देखिए। ट्रैक पर मालगाड़ी गुजर रही है और नीचे महिला पड़ी है। ये तस्वीरें कासगंज की हैं, जहां एक महिला रेलवे ट्रैक पर बेहोश होकर गिर गई। इसी दौरान उसी ट्रैक पर तेजी से एक मालगाड़ी आ पहुंची। मालगाड़ी ट्रैक के बीच में बेहोश पड़ी महिला के ऊपर से निकल गई। जब आखिरी डिब्बा महिला के ऊपर से गुजरने वाला था, तभी ट्रेन रुक गई। उसके बाद आनन फानन में महिला को वहां मौजूद लोगों ने मालगाड़ी के बीच से हाथ पकड़कर निकाला। बता दें कि इस हादसे की शिकार हुई महिला को एक खरोंच तक नहीं आई है। अब इस पूरी घटना का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ये महिला दवा लेने जा रही थी, तभी कासगंज के सहावर गेट रेलवे क्रॉसिंग पर अचानक गर्मी के चलते बेहोश होकर पटरी के बीचों बीच गिर पड़ी। जब तक लोग महिला को उठाने के लिए दौड़ते, ट्रेन उसके ऊपर से गुजरने लगी। महिला को बीच ट्रैक पर पड़ी देख लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि ट्रेन धीमी रफ्तार से जा रही है और महिला अपना सिर हिला रही है। मालगाड़ी के रुकने के बाद वहां मौजूद एक शख्स दौड़कर महिला के पास पहुंचा और महिला का हाथ पकड़कर उसे मालगाड़ी के नीचे से निकाल लिया। जमीन की लड़ाई में देखिए कुछ भी संभव है दीपिका। लोग अपना पराया सब भूल जाते हैं और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जान तक ले लेते हैं। ऐसा ही एक मामला जो है वो भीलवाड़ा से सामने आया है। जी हाँ, जहाँ पर एक पक्ष के लोगों ने महिला तक को नहीं बख्शा है और इतने बुरे हालात वहाँ पर बन गए। आपस में किस तरीके से 2 पक्ष आपस में भिड़ गए जमीन को लेकर के, दिखाते हैं आपको पूरी खबर। जरा ठहरिए और गौर से देखिए इस वीडियो को। देखिए कैसे यहाँ कुछ महिलाएं खड़ी हैं। तभी सफेद शर्ट वाला ये शख्स लाठी लेकर दौड़ते हुए आता है और बिना सोचे समझे लाठी चलाने लगता है। उसे लाठी चलाता देख उसके बगल में खड़ा रेड शर्ट वाला युवक भी लाठी चलाने लगता है। दोनों ने मिलकर यहाँ खड़ी महिलाओं पर ताबड़तोड़ लाठियां भांजी और देखिए कैसे यहाँ चीख पुकार मच गई। इस चीख पुकार की वजह है इन महिलाओं के हाथ पर चोट आना। लाठी की चोट से इनके हाथ पर गहरा जख्म आया है। चलिए अब पूरे मामले को तफसील से समझते हैं। दरअसल पूरा मामला राजस्थान के भीलवाड़ा के सगरेव गांव का है, जहां जमीन विवाद को लेकर मामला इतना उलझ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। 2 महिलाओं पर लाठियां बरसाई गईं, जिससे दोनों महिलाओं के हाथों पर गंभीर चोटें लगी हैं।
और मामला थाने तक पहुंच गया। रजिस्ट्री की बात के निर्माणाधीन कार्य की बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया था। लड़ाई झगड़े में श्री कृष्णा व सीता देवी के चोट आने से इलाज हेतु उनको रेफर कर दिया गया था। रतनलाल व प्रकाश को प्रिवेंटिव एक्शन 151 धारा 100 में गिरफ्तार किया। शांति व्यवस्था बना के धारा 100 में गिरफ्तार किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक फिलहाल दोनों की गिरफ्तारी शांति भंग के आरोप में हुई है। बाकी मेडिकल रिपोर्ट आने पर अलग से कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में जमीन को लेकर आपसी विवाद चल रहा था। इधर मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भीड़ लगी है, पुलिस आई है, पूछताछ हो रही है। इलाके में काफी हलचल है। ये पूरी स्थिति बता रही है कि मामला गड़बड़ है। ये तस्वीरें दिल्ली के रंजीत नगर की हैं, जहां चाकूबाजी की वजह से दहशत का माहौल है, क्योंकि यहां एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। 4 बजे के आसपास में कांड हुआ है। जैसे यहाँ पर बच्चे को मार रही तो हल्ला हुआ। हम लोग दुकान में से रहते, दुकान ये सामने है ना, दुकान में थे। जब तक वहाँ से दौड़ते दौड़ते आए यहाँ पर, लड़का बेहोश होकर गिर गए। उन्हें लड़का मार के भागा। ताले हम लोग उसको उठा के बोला हॉस्पिटल लेके चलो। 19 साल के अभिषेक उर्फ गोलू की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अभिषेक अपने घर से 10 मीटर की दूरी पर पहुंचा ही था कि घात लगाए हमलावरों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। लोग घायल अभिषेक को अस्पताल लेकर चले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। कि मैं किसी को बचा लूं, किसी का बच्चा बच जाएगा, किसी का भाई बच जाएगा, किसी का बेटा बच जाएगा, कोई नहीं सोचता। बस तमाशा देखेंगे, वीडियो बना के वायरल कर देंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। इंसानियत है ही नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं है। इतना क्या उसने हरकतें कर दी थी जो उसको मार दिया, जान से खत्म कर दिया। इतनी तो कोई दुश्मनी नहीं थी उसके साथ। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर इंसानियत पर सवाल उठ रहे हैं। मृतक की मां का सवाल है कि आखिर लोगों ने बचाया क्यों नहीं। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की पहचान कर ली गई है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्राथमिक जांच में पता चला है कि 2 से 3 लोगों का उसके साथ झगड़ा हुआ था। इसी वजह से उस पर चाकू से हमला किया गया। और चलिए बात करेंगे बाढ़ और बारिश की, जिसकी वजह से पूरा कह सकते हैं आधा हिंदुस्तान इस वक्त त्राही त्राही कर रहा है। जी हाँ, शहर हो, गांव हो, सब जगह बारिश का असर जो है देखने को मिल रहा है। और बाढ़ बारिश की वजह से लोगों के जीवन पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। गांव के गांव बताए जा रहे हैं कि जलमग्न नजर आ रहे हैं। बात मध्य प्रदेश की अगर करें तो वहां पर जो बेहिसाब बारिश हो रही है, उससे उज्जैन शहर किस तरीके से हर तरफ सड़क में पानी भर चुका है, सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। वहां के हालात अभी फिलहाल क्या है, मौसम विभाग आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ कह रहा है, क्या लोगों को बारिश से राहत मिलेगी या फिर नहीं, देखिए इस रिपोर्ट को। मध्य प्रदेश में मॉनसून सैलाब लेकर आया है। एमपी के कई शहर इन दिनों मूसलाधार आफत का सामना कर रहे हैं। तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां मौसम की मार देखने को मिल रही है। रिहायशी इलाके पानी में डूबे हैं और सड़कों पर जल भराव से संकट खड़ा हो गया है। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये किसी नदी का वीडियो नहीं, बल्कि उज्जैन के एक मोहल्ले की सड़क है। बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि सैलाब में पूरी सड़क कहीं खो गई है। पूरा मोहल्ला पानी में डूबा नजर आ रहा है। हर तरफ मौसम की मार देखने को मिल रही है। एक नजर में ऐसा लग रहा है जैसे रात के वक्त किसी नदी का किनारा हो, लेकिन मूसलाधार मानसूनी आफत के चलते ज्यादातर इलाकों का हाल कुछ ऐसा ही है। घरों में पानी घुस गया है, सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। लिहाजा सड़क पर रोजमर्रा के कामों के लिए आने जाने वाले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बेहिसाब बारिश से कई इलाकों में सैलाब आ गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नदी नाले उफान पर हैं, जिससे ग्रामीण इलाके पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के हालात आपने देखे, लेकिन गुजरात की तस्वीर आपको दिखाएं। मध्य प्रदेश से ज्यादा अलग नहीं है, वहां पर भी बाढ़ बारिश ने जम करके कहर बचाया है। खासकर जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ में हालात बेहद ही खराब है। यहाँ एनडीआरएफ की टीमों को उतारना पड़ा है लोगों का रेस्क्यू करने के लिए। अभी फिलहाल किस तरह के हालात हैं, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं, देखिए जरा। गुजरात में बाढ़ और बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। मूसलाधार आफत से राज्य के ज्यादातर हिस्से
पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। तस्वीरें जूनागढ़ की हैं, जहां सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है। जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ पानी में डूबे इलाके नजर आ रहे हैं। जूनागढ़ में पिछले 2 दिनों में 20 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते गांव में बाढ़ आ गई है। जहां मैं खड़ा हूं, यहां हर कुछ जलमग्न हो गया है। जी हां, जूनागढ़ जिले के अंदर आए सबसे कोने के गांव पर पहुंची है टाइम्स नाउ नवभारत की टीम। ये गांव है सूत्रज गांव। यहां पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा और यहां पर हमारी टीम पहुंची है। अगर आप देखें, ये पूरे खेत, गांव के अंदर पूरा पानी और इस तरफ पीछे पूरे खेत पूरे जलमग्न हो चुके हैं। आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको सिर्फ पानी ही पानी यहां पर नजर आएगा। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की जो बोट है तैनात है। अभी अंदर पूरा एक चक्कर मार के जहां सुदूर गांवों तक पहुंचा जा सकता है, वहां तक पहुंचने का काम उन्होंने किया और उसके बाद में फिर ये आगे की तरफ एनडीआरएफ की बोट जाती हुई और जहां जहां लोग फंसे हुए हैं वहां से लोगों को निकालने की तैयारी यहां पर की जा रही है। देश के कई राज्य जो है इस वक्त बाढ़ और बारिश की वजह से परेशान है। पहाड़ी इलाकों की बात करें या मैदानी इलाकों की, हर तरफ बाढ़ और बारिश का कहर जो है देखने को मिल रहा है और बाढ़ और बारिश ने जो है लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जी हाँ, मध्य प्रदेश और गुजरात की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जो बाढ़ बारिश है अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। बाकी राज्य के हालात क्या हैं, उसका अपडेट क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बाढ़ की ये तस्वीरें असम के बरपेटा से सामने आई, जहां ब्रह्मपुत्र नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया। इसके चलते निचले इलाकों में खतरा मंडराने लगा। बता दें कि बरपेटा के अलावा असम के कई जिलों में बाढ़ के पानी ने तबाही मचा रखी है, जिसके चलते हजारों लोग बेघर हो गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश हुई है, जिसके बाद कई जगहों पर जल जमाव देखने को मिला। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश में बारिश ने एक तरफ जहां लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी, वहीं दूसरी तरफ लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली। मूसलाधार बारिश की ये तस्वीरें यूपी के कानपुर की हैं, जहां बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। बारिश के चलते वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई, यातायात प्रभावित रहा। बता दें कि मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। गुजरात के कई जिलों में बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल है। ताजा तस्वीरें गुजरात के अमरेली की हैं, जहां कदियार डैम में जलस्तर बढ़ने से डैम का एक गेट पूरा खोल दिया गया। डैम से बाढ़ का पानी तो निकाल दिया गया, लेकिन डैम के पानी ने अमरेली के निचले इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री काफी सुर्खियों में रहते हैं और आजकल भी सुर्खियों में है, लेकिन एक और नाम है जो काफी ज्यादा चर्चा में है। जी हाँ, उनकी भी लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं। लोग उन्हें देखते हैं, सुनते हैं और काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। दीपिका दरअसल जिनकी बात कर रही है उनका नाम है जया किशोरी, जिनके लाखों फॉलोअर हैं। और जब वो ग्वालियर पहुंची तो पत्रकारों के सवालों से उनका सामना हुआ और जब शादी के बारे में लेकर सवाल पूछा गया, जो धीरेन्द्र शास्त्री से भी अक्सर पत्रकार पूछते रहते हैं, जया किशोरी ने इस बारे में क्या जवाब दिया, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। एक तरफ बाबा बागेश्वर अपने तेज तर्रार बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं, तो वहीं कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी भी किसी पहचान के मोहताज नहीं। लेकिन इन दिनों दोनों का नाम एक साथ लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और जया किशोरी को लेकर दावा किया जा रहा है कि दोनों लोग भविष्य में शादी कर सकते हैं। लेकिन जया किशोरी ने शादी के सवाल पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि वो धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं जानती। नहीं पता, मैंने उनको कभी सुना नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं कथा करती हूँ और मैं कथा तक ही सीमित हूँ। कोई भी चीज़ होगी, मेरे वेरीफाइड चैनल्स हैं, देखिए, अगर होगी तो छुपा के नहीं रखी जाएगी, ये पक्की बात है। लेकिन जब तक मेरे चैनल पे दिख नहीं रही है, मतलब नहीं हुई है। जब भी होगी आपको बता दिया जाएगा। हालांकि हिंदू राष्ट्र पर जब उनसे सवाल पूछा गया
तो वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरह खुलकर बोलने से बचती नजर आईं। लेकिन वही ज़्यादा हो। समर्थन करती हैं आप हिंदू राष्ट्र? मुझे बहुत खुशी है अगर सनातन धर्म आगे बढ़ेगा, सनातन होने के नाते, लेकिन जो भी हो वो कानून के दायरे में रहकर हो। समान नागरिक संहिता पर भी जया किशोरी ने प्रतिक्रिया दी है। देखिए, जो भी काम देश के हित में हो, अच्छा हो, शांति से हो, और वो जरूर करना चाहिए जो देश के हित में हो और देश के लिए लोगों को आगे बढ़ाए। आई थिंक दैट्स। जया किशोरी ने लव जिहाद के मुद्दे पर कुछ भी बोलने और राजनीति में आने से इनकार किया है। और वक्त हो छतरपुर के बागेश्वर धाम में 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान लाखों लोगों के बागेश्वर धाम पहुंचने की उम्मीद है। इस दौरान हजारों लोग गुरु दीक्षा भी लेंगे। मशहूर गायक और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी 5 जुलाई को बागेश्वर धाम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गुजरात के मशहूर भजन गायक गीता रबारी, नागपुर से जयकुमार सोपती और खनीज देव चौहान शामिल होंगे। भजन संध्या के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। आपको बता दें कि छतरपुर के बागेश्वर धाम में 1 जुलाई से दरबार लगा हुआ है, जो कि 5 जुलाई तक चलेगा। हजारों की गिनती में लोग कथा सुनने और बागेश्वर धाम के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन श्रद्धा में कोई कमी नजर नहीं आ रही। आज से 5 जुलाई तक यज्ञ, हवन पूजन, दीक्षा और गुरु पूर्णिमा से जुड़े कार्यक्रम संपन्न होंगे। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में अब पवार बनाम पवार होगा? कल जो हुआ उसने एनसीपी और महाराष्ट्र की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। भतीजे अजीत पवार ने शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। अजीत पवार ने यह भी दावा किया कि एनसीपी पार्टी और सिंबल उनका है। इसके कुछ ही देर बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि वो ही पार्टी के अध्यक्ष हैं और अब आज से दोनों चाचा भतीजा शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शरद पवार आज पुणे के सतारा जिले के कराड जाएंगे। कराड में शरद पवार एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पुणे से कराड तक एक बड़ी रैली निकाली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अजित पवार के गुट ने भी 5 जुलाई को एक बैठक बुलाई है। अजित पवार गुट की बैठक में महाराष्ट्र एनसीपी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। इसके बाद 6 जुलाई को शरद पवार ने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक पर सबकी नजर है। अजित पवार गुट ने 5 जुलाई को जो बैठक बुलाई है उसका न्योता शरद पवार गुट के नेताओं को भी भेजा गया है। माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए अजित पवार शक्ति प्रदर्शन करेंगे और इस बैठक से साफ हो जाएगा कि एनसीपी का कौन सा नेता किस गुट के साथ है। तो देखिए, शरद पवार ने अजीत पवार और उनके साथ जो 8 विधायक गए हैं उनके खिलाफ अयोग्यता की याचिका दाखिल कर दी है। चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज करा दी है। इस बीच कल दोनों ही गुटों की तरफ से बयानबाजी का दौर जो है वो जारी रहा और आज उम्मीद ये की जा रही है कि ये सिलसिला और ज्यादा बढ़ सकता है। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। रविवार को अजीत पवार अपने साथ 8 विधायकों को लेकर गए और सभी 9 लोगों ने शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ भी ले ली। अजीत पवार 5वीं बार डिप्टी सीएम बने हैं। इस घटनाक्रम के बाद देर रात शरद पवार गुट ने एक बड़ा कदम उठाया। शरद पवार गुट ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने अयोग्यता याचिका दायर की है। ये अयोग्यता याचिका 9 विधायकों के खिलाफ दायर की गई है। शरद पवार गुट ने भारत चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा है। इस नोटिस में अजीत पवार समेत उन 9 विधायकों का नाम है जिन्होंने शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की। Every MLA of NCP is precious to us. हम सबको प्यार भी करते हैं और मान और सम्मान करते हैं। अभी हर MLA जो NCP का आज है उसके लिए हमारे मन में प्यार, विश्वास और आदर ही है और रहेगा। अजित पवार गुट का दावा है कि 40 से ज्यादा एनसीपी विधायक उनके साथ हैं, 6 एमएलसी भी उनके साथ हैं और 4 एनसीपी सांसद भी उनके साथ हैं। वहीं शरद पवार ने इसे रॉबरी यानी लूट बताया है। ये नहीं, ये रॉबरी है। ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं। अजीत पवार के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल भी चले गए। शरद पवार की नाराजगी पर पटेल का कहना है कि वो उनका सम्मान करते हैं। शरद पवार जी हमेशा मेरे आदरणीय नेता हैं और रहेंगे और उनके कोई भी बयान के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा।
एनसीपी में जो रविवार को हुआ कुछ वैसा ही शिवसेना में 1 साल पहले हुआ था। एकनाथ शिंदे ने अपना गुट बनाया और आज वो महाराष्ट्र के सीएम हैं। अजित पवार के साथ आने पर उन्होंने कहा है कि अब महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार है। वो विकास के ऊपर विश्वास रखने वाले अजित दादा पवार, इन्होंने देखा कि इस राज्य में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार तेजी से काम कर रही है और इसलिए अजित दादा की वजह से और ट्रिपल इंजन आई है, बुलेट ट्रेन के तेजी से अभी विकास होगा। महाराष्ट्र में जो हो रहा है उस पर सभी राजनीतिक दलों की नजर है, खासकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन की। हालात की समीक्षा के लिए कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट ने बैठक बुलाई है। वहीं एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने भी आज पार्टी की बैठक बुलाई है। यूपी एटीएस ने लखनऊ में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम रिजवान खान और सद्दाम शेख है। दोनों पर सोशल मीडिया के जरिए आतंकी प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है। अब यूपी एटीएस दोनों का कनेक्शन पता लगाने में जुटी हुई है। पीएफआई मामले पर देश भर में प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। देश के कई जगहों पर पीएफआई मामले पर बड़ी कार्रवाई भी की गई है। इसी बीच बिहार में एनआईए और एटीएस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। पटना के फुलवारी शरीफ और दरभंगा में 2 टीमों की छापेमारी जारी है। एनआईए और एटीएस पीएफआई मामले पर कई बड़े सबूत जुटाने में लगी हुई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है, तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूत ही होगा। दिल्ली में मंदिर और मजार तोड़ने के मामले पर सियासत तेज हो गई है। इसी को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने फिर से एलजी वीके सक्सेना पर निशाना साधा। आतिशी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि धार्मिक स्थलों को तोड़ने का एलजी ने जो फैसला लिया है उसे वापस लें। बता दें कि इसके पहले भी इस मामले पर आतिशी ने एलजी पर ही सवाल खड़े किए थे। तो देश की तमाम बड़ी खबरें आपने देखी। अब बात देश की राजधानी दिल्ली की करेंगे, जिस पर आज निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि यहाँ आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की एक अहम बैठक होने वाली है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करने वाले। और ये भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि कैबिनेट में बहुत बड़ा फेरबदल किया जाए। दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बड़ी बैठक होने जा रही है। इसकी अध्यक्षता खुद पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बैठक पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि माना जा रहा है कि कैबिनेट में भी फेरबदल हो सकता है। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब कई राज्यों के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। पीएम मोदी ने 28 जून को ही गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की थी। माना जा रहा है कि इसमें सरकार और बीजेपी संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा हुई थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आज बुलाई गई बैठक के बाद मंत्रिपरिषद में कई बदलाव हो सकते हैं। वैसे इस बैठक की जगह भी बेहद खास है। ये बैठक दिल्ली के प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में होगी, जहां सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन भी होना है। बताया जा रहा है कि दोपहर 3:30 बजे से ये बैठक शुरू होगी। तो देखिए, राजस्थान में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में काफी खलबली मची है, क्योंकि खबरें लगातार आती रहती हैं। अशोक गहलोत के बीच और सचिन पायलट के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और इस बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जो है वो राजस्थान पहुंचे, और जाहिर सी बात है असदुद्दीन ओवैसी अगर राजस्थान पहुंचे तो यहाँ वो किसका खेल बिगाड़ेंगे, किसके साथ देंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। राजस्थान में पहुंच चुके हैं हैदराबाद के भाईजान। राज्य में आने वाले हैं विधानसभा चुनाव, तो असदुद्दीन ओवैसी और उनकी एआईएमआईएम ने भी ले ली है एंट्री। ओवैसी की पार्टी की कोशिश है कि राजस्थान में कुछ रंग जमाए, और कहा जा रहा है कि करीब 40 सीटों पर उसका फोकस है। जयपुर के रामलीला मैदान में ओवैसी ने एक जनसभा की और बताया कि गहलोत सरकार के एक मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा से उनकी मुलाकात हुई। आज हमसे मिलने के लिए एक एमएलए साहब आए थे, राजेंद्र गुड़ा साहब आए थे। मैं बड़ा मुतासिर हुआ उनकी गुफ्तगू से। अब राजेंद्र गुड़ा को सचिन पायलट के खेमे का माना जाता है।
जिन 40 सीटों पर ओवैसी की नजर है वो राजस्थान के शेखावटी इलाके की है, जहां मुस्लिम और राजपूत वोटों की संख्या है और गुड़ा की शेखावटी इलाके में अच्छी पकड़ मानी जाती है। ओवैसी जयपुर में थे तो राजस्थान की पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे कोटा में। वसुंधरा राजे ने हाड़ौती इलाके में शक्ति प्रदर्शन किया। राजे ने मौजूदा गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया और जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। बात यूसीसी के कर ले, जिसको लेकर जो है बहस इन दिनों देश में तेज हो गई है और आज इसी को लेकर संसदीय स्थायी समिति की बैठक होने वाली है। जहां एक तरफ विपक्ष यूसीसी को लेकर के केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है, तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये कह दिया है कि यूसीसी हर किसी के लिए बेहतर है। जब देश एक है तो हर नागरिक के लिए कानून भी एक हो। केंद्र सरकार और बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की पैरवी करती रही। सूत्रों के मुताबिक मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार यूसीसी का बिल संसद में पेश कर सकती है। इससे पहले आज इसे लेकर एक बड़ी बैठक है। समान नागरिक संहिता पर संसदीय स्थायी समिति की आज बैठक होगी। समिति के अध्यक्ष और राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बताया कि समिति इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों के विचार जानेगी। समिति की बैठक गैर राजनीतिक है, इसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल हैं। यूसीसी को लेकर विपक्ष ने कड़े तेवर अपना रखे हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार हिंदुत्व सिविल कोड लाना चाहती है। यूसीसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री एक हिंदुत्व सिविल कोड लाना चाहते हैं। हिंदुत्व सिविल कोड लाना चाहते हैं। मजलिस पहले भी मुखालिफत की, आज भी करेगी और कल भी करेगी। यूसीसी हर धर्म, हर वर्ग, हर नागरिक पर लागू होना है। किसान नेता राकेश टिकैत से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका क्या कहना था, वो भी सुनिए। हमने कहा कि जब देश में तिरंगा एक है, वो भी हो जाओ, एजुकेशन भी एक ही हो जानी चाहिए। और ये जो गरीबों को अनाज बांट रहे, तो गरीबों को अनाज बांटो भाई, बंटवारा सारी चीज़ों का होना चाहिए, वो सब समान हो। एक आदमी पे एक कमरा भी नहीं रहने के लिए, एक पे 17 कमरे हैं। इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। यूसीसी सबके सशक्तिकरण के लिए है। कुछ लोग भ्रम भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को इस भ्रम में नहीं आना है। सबके सशक्तिकरण के लिए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो प्रावधान किए गए हैं, उसी के अंदर कमेटी ने काम किया है। और अयोध्या में राम भक्तों का सपना जल्द साकार होने वाला है। भव्य राम मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। पूरे शहर को प्रभु श्री राम के थीम पर सजाया संवारा जा रहा है। दीवारों की पेंटिंग हो या स्ट्रीट लाइट, हर कोना इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि बाहर से आने वाले लोगों को एक एक चीज एहसास दिलाएगी कि ये श्री राम की अयोध्या है। शहर में लगने वाली स्ट्रीट लाइट्स का डिजाइन भी कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि जिसे पहली नजर में देखते ही किसी को भी समझ में आ जाएगा कि वो किस शहर में है। धनुष के आकार की ये स्ट्रीट लाइट्स अपने आप में खास है। धनुष पर बाकायदा तीर चढ़ा हुआ है और तीर पर भगवा ध्वज और ध्वज पर बजरंग बली की तस्वीर बनी हुई है। इस आकार के स्ट्रीट लाइट्स को पूरे मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में लगाया जाएगा। स्ट्रीट लाइट्स का ये डिजाइन लखनऊ की इनोवेशन कंपनी सप्लाई कर रही है। इन लाइट्स के पोल भी अपने आप में खास हैं। रोड जो अयोध्या के लिए इनका चौड़ीकरण हो रहा है, सब पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं। तो स्ट्रीट लाइट्स किस प्रकार की हो, उसमें क्या डिजाइन हो, इसको हम लोग नियंत्रित कर रहे हैं। अयोध्या में कॉरिडोर बनने के साथ साथ नए पार्क विकसित किए जा रहे हैं। श्री रामनाथ भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ का काम भी तेजी से चल रहा है। मंदिर तक पहुंचने के लिए इन 3 मार्गों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इन सभी मार्गों के किनारे ये खूबसूरत स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। जो अच्छी कंपनीज हैं जिन्होंने इच्छा जाहिर की है इस काम को करने की, जो हमारे पास आ रहे हैं, उनको हम पहले ये कह रहे हैं कि आप आपको एक अच्छा डिज़ाइन करिए, अपने जो आर्टिस्टिक टीम है उसे डिज़ाइन करा के और एक सैंपल्स हमको यहाँ पर दिखाइए। सरकार और प्रशासन की इस पहल का संत समाज ने स्वागत किया है। लाइट के माध्यम से जब शुरुआत किया है, स्ट्रीट लाइट के इतना तीर धनुष उस पर बने हुए हैं, ऐसे यंत्र लगे हुए हैं, तो इससे बहुत अच्छा लगेगा।